सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शंस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे हम 5 15 दोनों ही मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एंड डिटेल में हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, जितने भी 5 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं या जो पूछे गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड ये जो चैप्टर है ये थ्योरी बेस्ड है, सारे के सारे इसमें क्या है क्वेश्चन आंसर्स थ्योरी वाले हैं। तो 5 मार्क्स में सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है यहाँ से एंड 15 मार्क्स में सेक्शन बी में क्वेश्चन आता है यहाँ से। और कभी कभी ये देखने को मिला है कि 20 मार्क्स का भी क्या है इस चैप्टर की वेटेज होती है, क्योंकि 15 मार्क्स का आपको सेक्शन बी में आ गया और 5 मार्क्स का ही आपको सेक्शन ए में आ गया, तो 20 मार्क्स का भी कभी कभी क्या है यहाँ से आ जाता है। एंड सेक्शन बी से जो एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ना वो इसी चैप्टर से आपको आने वाला है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है, इस चैप्टर को आपको समझना भी अच्छे से है, बिकॉज इसमें हम ये देखेंगे कि हम इस पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें इस पूरे सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगी। अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो वो जो न्यूमेरिकल्स हैं हम न्यूमेरिकल्स को कैसे करने वाले हैं या उन न्यूमेरिकल से क्या हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट बेसिकली क्या है इस चैप्टर में आपको समझ आएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियोस पसंद आती है एंड मोर वीडियो लेक्चर्स आपको टाइमली चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आप अपना फीडबैक इस कमेंट सेक्शन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। कोई भी वीडियो बनती है या फिर कोई अपडेट होता है तो उसको सबसे पहले वहां पर शेयर किया जाता है। एंड इस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ही आपको क्या है डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती है हाउ टू बाय द नोट्स। ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन एंड जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है इसकी वो भी आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां भी जाके आप देख सकते हैं। जितने भी हम वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे इस सब्जेक्ट पे तो वो सारे आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये थी इंफॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ जाता है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये 5 मार्क्स में तो आता ही आता है, प्लस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना ही है। एंड 15 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और उसके साथ आपको इसकी इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ आपको मतलब कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, स्कोप पूछ लेंगे। ठीक है, एडवांटेजेस, फीचर्स। तो मीनिंग के साथ क्या है 15 मार्क्स में आपसे कुछ ना कुछ आगे पूछा जाता है। तो वहां के लिए भी आपको क्या है यहाँ पे इसको अच्छे से समझना है। तो पहले जो ये क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो नाम से क्या पता लग रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस की मैनेजमेंट करना, है ना। तो नाम से तो यही पता लग रहा है कि फाइनेंस की मैनेजमेंट करना। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो मैनेजमेंट का मतलब आप पढ़ के आए हो कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, है ना। तो मैनेजमेंट क्या थी, एक प्रोसेस थी और हम पढ़ के आए किस चीज की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, है ना, ये सब की। और इस बार हम मैनेजमेंट किसकी करने वाले हैं, फाइनेंस की मैनेजमेंट करने वाले हैं। फाइनेंस मतलब कंपनी के पास जो कैपिटल है, जो पैसा है, जो उसकी मनी है, ठीक है, उसको वो मैनेज करना चाह रही है। तो एक कंपनी के लिए ना फाइनेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर उसकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उनके पास वो कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, है ना। तो उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इज कंसर्न विद कि प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए फंड्स की, बिजनेस के। तो एक जो बिजनेस है उसके पास फंड्स हैं, तो उसकी कैसे प्रॉपर तरीके से हम मैनेजमेंट करें वही हमें बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करता है कि हाउ मनी इज कलेक्टेड, कैसे मनी को लाया जाए, कहां कहां से लाया जाए, क्या क्या सोर्सेज होंगे। अब आपने देखा है आप डेट के थ्रू ला सकते हो, आप इक्विटी के थ्रू ला सकते हो, आप लोन के थ्रू ला सकते हो, है ना। तो आपके पास बहुत सारे वेरियस वेरियस सोर्सेज होते हैं, तो वहां से आप मनी ले सकते हो। फिर इसमें हम ये भी देखेंगे कि हाउ इट इज यूज्ड, कैसे इसको यूज करना है। अब मनी ले आए ठीक है, बट उसको कैसे बेस्ट वे में हम यूज करें ताकि उससे जो रिटर्न जनरेट हो रहे हैं वो क्या है आपको अच्छे खासे हों। एंड आपने रिटर्न आपको उससे जनरेट हो गए तो डेफिनेटली आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब उस प्रॉफिट को कितना आपको अपने पास रखना है एज अ रिटेन अर्निंग, क्योंकि आपको फर्दर जब अपनी बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो रिटेन अर्निंग आपको चाहिए। तो कितना पैसा आपको अपने पास रखना है एंड कितना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही देखी जाती हैं। ठीक है, आगे देखें
तो अब बिजनेस कैन अरेंज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अभी हमने देखा कि जो बिजनेस है वो अरेंज कर सकता है फंड्स को अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि ओनर से ले सकता है, ठीक है, शेयर होल्डर से ले सकता है, बैंक से ले सकता है, या कोई अदर इंस्टीट्यूशन से ले सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे हेल्प करती है कि कैसे हम चूज करें बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा क्या होगा। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके पास इतने सारे हैं जहां से आपको क्या फाइनेंस मिल सकता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी हेल्प करती है कि कौन सा बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहां से आप क्या है मनी को ऑब्टेन करो मिनिमम कॉस्ट पे। क्योंकि जब भी आप फाइनेंस को क्या है रेज करते हो तो वहां पे आपकी कॉस्ट लगती है। तो किस तरीके से फाइनेंस को रेज किया जाए, क्या बेस्ट उसका सोर्स होगा ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डज नॉट स्टॉप एट रेजिंग फंड। ये नहीं है कि सिर्फ पैसा लाना है कंपनी में वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, नहीं। ये फोकस करती है कि कैसे उस फंड्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम यूज भी करें। सिर्फ मनी को रेज करना, ठीक है, इनफ नहीं है, बल्कि उस मनी को आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि उससे जो रिटर्न मिल रहे हैं वो क्या है, ज्यादा हो एज कंपेयर टू जितना आपने क्या है उस फंड को रेस करने में कॉस्ट लगाई थी। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप लोन लेते हो तो उस पे इंटरेस्ट जाएगा, है ना। तो एटलीस्ट आप ये तो इंश्योर करोगे ना कि जो ये मैंने पैसा लिया है ये मैं इस जगह पे इन्वेस्ट करूं कि जो इससे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा हो जितना मैंने इस लोन के अगेंस्ट क्या है इंटरेस्ट देना है। ठीक है, सो ये आप इंश्योर करते हो। अनदर इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि उसको ये इंश्योर करना होता है कि भाई सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो जाएं जब हमें चाहिए। ठीक है, तो कंपनी को फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो राइट टाइम पे क्या वो अवेलेबल हो पा रहे हैं उसके पास। सो अगर शॉर्टेज आ रही है फंड्स की तो वो डिस्टर्ब करेगा बिजनेस को, बिजनेस के ऑपरेशंस को। बट अगर एक्सेस में उनके पास पैसा पड़ा है तो वो भी अनयूज्ड रहेगा। तो एक प्रॉपर बैलेंस वे में क्या है आपके पास क्या है होना चाहिए, राइट टाइम पे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए फंड्स। तो ये भी कौन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डील करता है कि सबसे पहले देखा जाए कि इस कंपनी को कितनी फाइनेंशियल नीड है, फिर ये पैसा वो कहां से लाएंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, प्रॉफिट होगा तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना अपने पास रखा जाएगा। तो यही इन्हीं की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना फाइनेंशियल एक्टिविटीज को। ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब प्लानिंग, रेजिंग, यूजिंग, कंट्रोलिंग द फंड्स बिजनेस के, सो दैट एफिशिएंट मैनर में हम क्या है अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर सकें। सो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करो एक कंपनी है, बिजनेस है, वो चाहता है नई मशीन को बाय करना। सो फर्स्टली वो डिसाइड करेंगे कि कितनी मनी क्या है नीडेड है, देन वो डिसाइड करेंगे कि कहां से मनी को लाया जाए। उसके बाद वो ये देखेंगे कि ये जो मनी है इसको हमें केयरफुली यूज करना है मशीन को बाय करने के लिए। अब ऐसा नहीं आपके पास पैसा है तो मशीन कोई भी आप ले आओ, ठीक है, आपको ये भी देखना है कि प्रॉपर तरीके से इसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, यूज करूं। फाइनली आप चेक करोगे वेदर जो मशीन है वो क्या आपको गुड रिटर्न देगी, मतलब जितना आप इसमें पैसा खर्च रहे हो, जितने की मशीन ला रहे हो उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। सो एक कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना मनी को बिजनेस की इस मतलब प्रॉपर वे में एंड सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, इसमें हम फोकस करते हैं कि कैसे जो मनी है उसे अरेंज किया जाए, कैसे स्पेंड किया जाए, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, सो दैट जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करे और अपने गोल्स को अचीव कर ले। So, in simple words, financial management is the art of planning, using and controlling money wisely. ठीक है, सो होप आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन थ्री मेन थिंग्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपको तीन चीजें क्या है प्रॉपर तरीके से बताता है, एक्सप्लेन करता है। पहला, यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं। सो पहला आ गया प्लानिंग ऑफ मनी। फर्स्टली जो बिजनेस है उसको डिसाइड करना है कि कितना पैसा उसको चाहिए, ठीक है, कब चाहिए एंड किस पर्पस के लिए चाहिए, ये तीन चीजें उसको क्लियर होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। एग्जाम्पल, एक कंपनी है वो चाहती है कि उसे ओपन करना है नई फैक्ट्री, तो उसको प्लान करना पड़ेगा कि भाई मनी कहां से लाए, कितनी उसको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अरेंजिंग और रेजिंग फाइनेंस या मनी। आफ्टर प्लानिंग, अब उसने प्लानिंग कर ली तो बिजनेस अरेंज करेगा मनी को अलग अलग सोर्सेज से। सोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके पास, ओनर कैपिटल हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर जो फैक्ट्री है उसको 50 लाख चाहिए तो जो कंपनी है वो अरेंज करेगी 30 लाख शेयर होल्डर से, 20 लाख बैंक से। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ मनी, कि जो मनी आप ले आए हो उसको केयरफुली यूज करना है राइट पर्पस के लिए। अगर आपने उसको उस जगह पे यूज कर दिया जहां पे क्या है उससे कोई रिटर्न नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं आपको लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल, मनी शुड बी स्पेंड ऑन यूजफुल मशीन एंड रॉ मटेरियल, जो आपको क्या है यूजफुल मशीन है आपके लिए।
कंट्रोलिंग द मनी, तो वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ये भी देखता है कि जो मनी है वो क्या है, किस तरीके से आप कितनी स्पेंड कर रहे हो, जितना प्लान किया था उतना ही स्पेंड किया, डेविएशन आई तो कितनी आई, क्यों आई, क्या रीजन थे, ठीक है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं, रेज करते हैं, यूज करते हैं, कंट्रोल करते हैं फंड्स को बिजनेस के, सो दैट एफिशिएंट वे से क्या है अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओवरव्यू ऑन द एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 5 मार्क्स में कि आपको प्रॉपर बताना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कंसेप्ट है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये डेवलप हुआ है ग्रेजुअली ओवर द टाइम, टाइम के साथ साथ क्या ये डेवलप हुआ है। इन द बिगिनिंग, अगर हम बिगिनिंग की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो जो स्कोप था ना, या हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके अंदर हम बेसिकली क्या देखते थे कि जो स्कोप था इसका लिमिटेड था। बट जैसे जैसे ग्रोथ हुई बिजनेस की, इंडस्ट्रीज की, सो जो स्कोप है इसका वो ब्रॉड होता गया एंड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट ये बन गया। जो एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी जो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सो अगेन यू कैन मेक अ डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल फेज। अर्ली स्टेजेस में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मेनली कंसर्न था रेजिंग फंड्स, कि आपको फंड्स को लेके आना है बस बिजनेस में, कहां से लेके आओगे ये सारा क्या है डिसीजन वगैरह यहाँ पे देखा जाता था। मेन फीचर क्या होते थे कि कहां से प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स किया जाए, लाया जाए फंड्स को, एम्फोसाइज किया जाता था लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। एंड इसमें हम ये देखते थे कि जो कंपनी है उसकी लाइक फॉर्मेशन कैसे करनी है, ठीक है, मर्जर हो गया, लिक्विडेशन हो गया, ये सारा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखते थे उस टाइम पे। एंड बहुत ही कम अटेंशन दी जाती थी कि कैसे इन फंड्स को ले तो आए पर कैसे इसको यूज करना है। तो फाइनेंशियल डिसीजन क्या है वर मोस्टली टेकन फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे लिया जाता था, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या है डिसीजन मेनली लिए जाते थे। फिर आता है ट्रांजिशनल फेज। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसने क्या है स्टार्ट किया मूव करना फ्रॉम नैरो अप्रोच टू ब्रॉडर अप्रोच। यहां पे अटेंशन दी गई बोथ कि कैसे फाइनेंस को लेके आना है और कैसे उन फंड्स को यूज करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को कंसीडर किया गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस की प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोल ग्रो हुआ फाइनेंस मैनेजर का एंड बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पे देखने को मिला। तो ये जो फेज है इसने एक्ट किया एक ब्रिज के तौर पे किन किन के बीच में, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस के बीच में। फिर आता है आपका मॉडर्न फेज। इसमें हुआ क्या कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है बिकम अ डिसीजन ओरिएंटेड एंड एनालिटिकल डिसिप्लिन बन गया ये। इसमें आपने क्या है ये भी देखा कि कैसे इनको क्या है प्रॉपर तरीके से इन फंड्स को यूज करे। इसमें हमने फोकस किया, एम्फोसाइज ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, इसमें हमने रिस्क एंड रिटर्न में भी कंसिडरेशन, यहाँ पे रिस्क और रिटर्न को भी देखा गया। फिर साइंटिफिक टूल्स को यूज किया, कुछ टेक्निक्स को यहाँ पे हमने यूज किया एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखने को मिली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट, कि अगर ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट आपको करनी है तो वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको करनी ही करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्रेरी फेज जो कि रीसेंट टाइम्स में चल रहा है। सो इन रीसेंट ईयर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये फर्दर एक्सपैंड हुई है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आई है ना। सो मेन फीचर क्या है इसके कि जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है टेक्नोलॉजी को कंसिडर किया है, फाइनेंशियल एनालिटिक्स के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं। फिर इसमें हमने फोकस किया है वैल्यू क्रिएशन में एंड इसमें हम मैनेज करते हैं जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको। इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिसीजन भी यहाँ पे देखे गए एंड कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस। सो कंक्लूजन देखें तो जो एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो शो करता है एक शिफ्ट कि कैसे पहले फंड रेजिंग में फोकस किया जाता था तो अब फंड मैनेजमेंट में फोकस किया जा रहा है। ठीक है, पहले क्या है मेन हमारा ये होता था प्रॉफिट अर्न करना है, रिटर्न आपको चाहिए, बट अब ये देखा जाता है ओवरऑल वैल्यू क्या आपको क्रिएट करनी है उसकी बिजनेस की। तो टुडे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस में, स्टेबिलिटी में एंड ग्रोथ में एक बिजनेस की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिटेल। 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल आपको उसकी मीनिंग के साथ आता है। तो मीनिंग हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो यहाँ पे आप क्या है उसके बाद डायग्राम बनाओगे, इन पॉइंट्स को लिखना है एंड उसके बाद इनको एक्सप्लेन करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि एक जो बिजनेस है वो ग्रो हो और सक्सेस हो स्मूथली। इसके अंदर हम क्या करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि कहां से क्या है मनी को रेज करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है।
तो जिसका फर्स्ट पॉइंट है, सो फर्स्ट पॉइंट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग हम देखते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना हेल्प करता है कि एस्टिमेट करे वो कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एक बिजनेस की है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आप एस्टिमेट करते हो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। जैसे हमने देखा था ना, मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग करना। तो प्लानिंग में आप क्या करते हो, थिंकिंग बिफोर डूइंग करते हो, पहले से क्या है एस्टिमेट करते हो, फोरकास्ट करते हो, है ना। सो यहाँ पे भी तो यही है कि एक बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी जब वो चलेगा। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितनी है उसको एस्टिमेट करना। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करना मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करना। तो वही पहला पॉइंट है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हाउ मच मनी इज नीडेड, कितनी मनी नीडेड है इस बिजनेस को, एंड कब नीडेड है, एंड किस पर्पस के लिए नीडेड है। दीज थ्री क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, इनको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। प्रॉपर प्लानिंग अगर आप करते हो तो इससे ना जो शॉर्टेज हो जाती है या फिर जो एक्सेस हो जाती है ना फंड्स की, वो सिचुएशंस को आप अवॉइड कर सकते हो। बिकॉज शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी क्या है, अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, एंड एक्सेस ऑफ फंड्स अगर उसके पास है तो वो अनयूज्ड रहेंगे, रैदर कि उसको क्या आप कहीं पे इन्वेस्ट करते तो वहां से रिटर्न मिलता। ठीक है, सो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंपनी करती है तो उसमें सबसे पहले वो क्या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलती है। दूसरा, रेजिंग ऑफ फंड्स। अब वो देखेगी कि अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कहां से फंड्स को लेके आना है, कौन सा सुटेबल सोर्स होगा। जैसे शेयर से लाना है, डिबेंचर से लाना है, बैंक से लाना है, कहां से लाना है, ठीक है, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लाना है। बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यहां पे सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी कि बेस्ट और इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके लिए क्या होने वाला है। थर्ड इंपॉर्टेंस देखें, सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यह भी बताता है कि फंड्स तो ले आए, बट इसको कैसे यूज करना है। फंड्स क्या है, इन्वेस्ट करोगे ओनली जब प्रॉफिटेबल होगा वो ऑप्शन आपके लिए, एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में आप क्या है इन्वेस्ट करते हो। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी हेल्प करेगा कि कहां पे और कैसे इसको इन्वेस्ट करना है। इस डिसीजन में आप देखोगे कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, एंड ये क्या है इंपॉर्टेंट होता है ताकि बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेज करता है शॉर्ट टर्म एसेट्स और लाइबिलिटी को भी, जैसे कैश, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, सो दैट इंश्योर रहे कि स्मूथ डे टू डे एक्टिविटीज चले। फिर आता है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कितना पैसा आपको एज ए रिटेन्ड अर्निंग रखना है और कितना पैसा आपको क्या करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांट देना है। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में हमने देखा था ना कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि आपने जब प्लान किया तो आपने कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट किया होगा। फिर कंट्रोलिंग में क्या आप चेक करते हो कि वेदर एक्चुअल रिजल्ट क्या है, वेदर जो ये स्टैंडर्ड्स है वो मेट हुए या नहीं, अगर कोई डेविएशन है तो कितनी है, फिर उसको आप ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट प्लानिंग करते हो उस कंपनी के लिए। सो वैसे ही यहाँ पे है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे देखेगा कि जो फंड्स हैं क्या जो हमने सोचे थे जहां जहां पे इन्वेस्ट करना है वहीं पे हुए, जितना रिटर्न सोचा था उतना मिला। तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज थ्रू बजटिंग से, कॉस्ट कंट्रोल से, रेशियो एनालिसिस से और ऑडिट से। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, इसमें हम क्या करते हैं ना, आइडेंटिफाई करने में और मैनेज करने में फाइनेंशियल रिस्क को, जिससे अनसर्टेनिटी है जो बिजनेस ऑपरेशंस में वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। फिर आता है इंश्योरिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो बिजनेस है वो मीट कर सके अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को व्हाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। अल्टीमेट रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है कि उसे मैक्सिमाइज करना है वेल्थ शेयर होल्डर्स की। कैसे, इंक्रीज करके वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू जो उसके शेयर्स है उसकी वैल्यू बढ़ा के, एंड इंश्योर करना है कि रेगुलर रिटर्न क्या है उनको मिलते रहे शेयर होल्डर्स को। सो कंक्लूजन अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस मैनेजमेंट में। प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजन हेल्प करता है एक बिजनेस की कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं एंड अचीव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली। सो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बिजनेस स्मॉल है चाहे वो बिजनेस लार्ज है। बिकॉज ये इंश्योर करता है कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, है ना, यूटिलाइज अच्छे से कर रहे हो फंड्स को एंड कंट्रोल भी अच्छे से कर रहे हो फंड्स को, जिससे एक बिजनेस क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंस आपसे पूछ लें कि इसमें हम क्या है अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं फंड्स की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी हेल्प कर रहा है इंश्योर करने में कि जो भी आपके पास अवेलेबल फंड्स हैं वो यूज हो बेस्ट पॉसिबल मैनर में।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो जाए या अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लग जाए। नेक्स्ट आता है हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है कि एक कंपनी को कितनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, है ना। फिर इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि सफिशिएंट फंड आपके पास राइट टाइम पे अवेलेबल हो जाए। ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाता है। कैसे? जब ये कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा है, फंड्स को वाइजली लगवा रहा है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। फिर आता है हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आप करो। ठीक है। फिर आता है मेंटेन लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो बिजनेस है वो अपनी शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है उसको इजिली फुलफिल कर सके। फिर इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेंटेन करता है फाइनेंशियल हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एक बिजनेस की। डिविडेंड डिसीजन में आपको हेल्प करता है, प्रॉपर कंट्रोल ओवर फाइनेंस आप रख सकते हो, एंड मैक्सिमाइजेशन होती है शेयर होल्डर्स की वेल्थ। ठीक है। सो सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन में भी क्या है, आप वही पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है 5 मार्क्स में। ठीक है। सो आप क्या है, पहले मीनिंग दे सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, देन क्या है डायग्राम बना सकते हो, तो एक पेज आपका इससे भर जाएगा, एंड सेकंड पेज में आप उन पॉइंट्स को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मतलब कि मैनेज कर रहे हो आप अपने बिजनेस की मनी को बेस्ट पॉसिबल वे में, एक बेस्ट तरीके से। ठीक है। सो दैट जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके, अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सके, एंड लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सके। तो एक जो गुड सिस्टम होता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसके कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सो यहाँ डायग्राम आएगा, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे। पहला पॉइंट है प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो वहां पे ना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होती होगी। एक गुड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सिस्टम, उसमें हमेशा हम क्या है प्लान करते होंगे फाइनेंशियल नीड्स को एडवांस में, कि कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है। हम इसमें एस्टिमेट करते होंगे कि कितना जो मनी हमको रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, एंड किस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है। तो वही 3 क्वेश्चंस के आंसर इसमें हम देखते हैं। फिर आता है एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि सफिशिएंट फंड्स आपको क्या है अवेलेबल हो राइट टाइम में, ना कि आपके पास शॉर्टेज हो, ना ही आपके पास एक्सेस हो फंड्स का। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स हैं उसको यूज करो एफिशिएंटली, उनको वेस्ट मत करो, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वो ना लगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेंटेन करके रखता है एक प्रॉपर बैलेंस किन किन के बीच में, जो आपने जो आपके खुद के फंड्स हैं और जो आप बोरो करके लाए हो फंड्स। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डेट ले लिया आपने तो उससे रिस्क बढ़ेगा, अगर बहुत ज्यादा इक्विटी आपने ले ली तो उससे कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है। तो बैलेंस्ड वे में ये आपकी हेल्प करता है। एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल। कंट्रोलिंग अगर आप कर रहे हो कॉस्ट की, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्योंकि अननेसेसरी एक्सपेंसेस के हमें अवॉइड करने हैं ताकि हमारे प्रॉफिट बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेलेक्ट करता है सिर्फ प्रॉफिटेबल और सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस। नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट अगर आप कैश की इन्वेंट्री की करते हो, ये एसेंशियल होता है। ठीक है। ताकि डेली ऑपरेशंस क्या है इजीली आपके स्मूथली चले। नेक्स्ट है प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी। एक गुड फाइनेंशियल सिस्टम है जो वो आप फॉलो करता है एक बैलेंस्ड डिविडेंड पॉलिसी को, सो दैट वो सेटिस्फाई कर सके शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देके, एंड वो कुछ प्रॉफिट अपने पास भी रखे एज अ रिटेन अर्निंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, रेगुलर चेक रखता है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, बजट के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस नहीं करता सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में, बट ऑल्सो वो साथ के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ में भी फोकस करता है, दोनों में फोकस करता है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। सो जो गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करेगा कि भाई कंपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, एफिशिएंट यूज कर रही है अपने फंड्स का, कंट्रोल कर रही है कॉस्ट को, प्रॉफिट बढ़ रहा है उसका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वहां पे, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है व्हाट इज फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं उसके, एंड डिस्क्राइब करना है एम ऑफ फाइनेंस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए फाइनेंस फंक्शन का मतलब वो सारी एक्टिविटीज बिजनेस की जो रिलेटेड हैं एक्वायर करने से, मतलब रेस करने से फंड्स को यूज करने से लेके उनको मैनेज करने तक, वो सारी एक्टिविटीज क्या है फाइनेंस फंक्शन में आ जाती है। So finance function refers to all those activity of business that are related to acquiring, that means raising, फिर using and managing the funds. So इसमें हम देखते हैं कि यार हमें प्लानिंग करनी है प्रॉपर
ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल नीड्स की उनको अरेंज करना है उन फंड्स को, फिर क्या है अलग अलग सोर्सेज से एंड उनको यूटिलाइज करना है एफिशिएंटली, सो दैट हम गोल क्या है जो बिजनेस का अचीव कर सके। सो इन सिंपल वर्ड जो फाइनेंस फंक्शन है इसका मतलब मैनेज करना मनी को, ठीक है, बिजनेस की, सो दैट उसके जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली रन हो सके एंड वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। सो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं फाइनेंस फंक्शन के क्या होते हैं। सो यहाँ डायग्राम बनेगा। पहला है इंश्योर एडिक्वेट फंड। फाइनेंस फंक्शन क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो बिजनेस है उसके पास हमेशा सफिशिएंट फंड्स हो, सो दैट वो अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। ठीक है, फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स क्या है उनको एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली आपको क्या है यूज करना है। अगर आपके पास कोई आइडियल या वेस्ट फंड हो रहा है तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। फिर आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। वंस वन ऑफ द प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस फंक्शन का वो यही है कि आपको मैक्सिमाइज करना है वेल्थ ओनर की और शेयर होल्डर की। कैसे? इंक्रीज करके वैल्यू बिजनेस की। फिर आता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। जो फाइनेंस फंक्शन है वो इंश्योर करता है कि जो फर्म है वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को क्या है टाइमली फुलफिल कर सके। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। ये हेल्प करता है मेंटेन करने में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को भी बिजनेस की। सो एम देख ले तो वही प्रॉपर प्लानिंग हो गया, कहां से फंड्स लाएं, कैसे उसको यूज करें, रेगुलर सप्लाई हो फंड्स की, ऐसे नहीं है कि कोई एक्टिविटी क्या है रुक रही है क्योंकि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है फंड, या फिर एक साउंड फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है बनाए रखना। सो ये एम होता है, ठीक है, फाइनेंस फंक्शन का। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस फंक्शन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेस मैनेजमेंट का। इसका एम ये होता है कि हमें इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ फंड्स हो सके, सो दैट बिजनेस अपने ऑपरेशंस को इजीली क्या है स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन। तो स्कोप क्या है, ठीक है, फाइनेंस फंक्शन का। तो चलिए, जो स्कोप है फाइनेंस फंक्शन का, इसका मतलब कौन कौन से एरियाज, कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर की जाती है फाइनेंस फंक्शन में, ठीक है। सो इसके अंदर वो सारे डिसीजन और एक्टिविटीज आ जाएंगे, चाहे वो प्लानिंग हो, रेजिंग हो, यूजिंग हो, कंट्रोलिंग हो फंड्स की। तो अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स तो आपको पता लग गया कि पॉइंट्स बनाने हैं। पहला, एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो पहला फाइनेंस फंक्शन क्या है कि हमें अंदाजा लगाना है टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, बिजनेस की। अब वो फिक्स्ड कैपिटल नीड्स हो सकती है उनकी और वर्किंग कैपिटल नीड्स हो सकती हैं। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो इसके अंदर हम प्रिपेयर, सो इट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान। इसमें हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि जो यूज है प्रॉपर फंड्स का हो रहा है एंड अवॉइड कर सके फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को। फिर आता है रेजिंग और प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड्स। जो फाइनेंस फंक्शन है इसमें हम ये देखते हैं कि भाई सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होने वाला है हमारा। इक्विटी शेयर से लाना है पैसा, प्रेफरेंस शेयर से लाना है, डिबेंचर से लाना है, या बैंक लोन से लेके आना है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें हम डिसाइड करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें, ठीक है, सो दैट हम अर्न कर सके मैक्सिमम रिटर्न और मिनिमम रिस्क के साथ। इसमें हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन देखते हैं एंड कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है वो देखते हैं। फिर आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंस फंक्शन मैनेज करता है शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटी को भी, जैसे कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिविडेंड डिसीजन। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए शेयर होल्डर को और कितना क्या है रिटेन किया जाए बिजनेस में। फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंस फंक्शन कंट्रोल करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, किस किस के थ्रू, बजटरी कंट्रोल के थ्रू, कॉस्ट कंट्रोल के थ्रू, फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट नेक्स्ट पॉइंट है आपका। इट आइडेंटिफाई, अब इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं फाइनेंशियल रिस्क को, जैसे कि क्रेडिट रिस्क हो गया या लिक्विडिटी रिस्क हो गया। फिर आता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। जो फाइनेंस फंक्शन है वो इंश्योर करता है कि जो फर्म है वो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को क्या है फुलफिल कर ले एंड उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। तो जो स्कोप है, जो एरिया है या जो स्कोप है फाइनेंस फंक्शन का, वो क्या है, बहुत वाइड है। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, चाहे वो फाइनेंस की प्लानिंग हो, चाहे कहां से पैसा लेके आना है, कहां उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है और कैसे कंट्रोल करना है फंड्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंस फंक्शन। तो फाइनेंस फंक्शन क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव बताओ और इसका स्कोप बताओ। तो क्या ये क्वेश्चन हमने कर लिया है? बिल्कुल, हमने फाइनेंस फंक्शन क्या होता है वो पढ़ लिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स पढ़ लिए हमने, और स्कोप अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या है ऐसे इकट्ठे 15 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो मीनिंग दे दोगे फाइनेंस फंक्शन का क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड है प्लानिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ फंड से, ठीक है, तो वो क्या होता है, फाइनेंस फंक्शन होता है। फिर ऑब्जेक्टिव्स में हमने देख लिया कि भाई फंड्स टाइमली अरेंज हो जाए, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, लिक्विडिटी मेंटेन रहे बिजनेस की एंड स्टेबिलिटी और सॉल्वेंसी रहे फाइनेंशियली। फिर स्कोप में हमने देखा कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को देखना, फिर प्लानिंग करना फाइनेंशियल, देन कहाँ से फंड्स को लेके आना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन,
फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सारे हमने पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे स्कोप पूछा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो देखो, स्कोप है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसका मतलब कौन कौन से एरियाज, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर, ठीक है। सो इसके अंदर बेसिकली वो सारे डिसीजंस आ जाते हैं जो कि रिलेटेड टू प्लानिंग, रेजिंग, इन्वेस्टिंग, कंट्रोलिंग फंड्स हो, ठीक है। सो पहला आता है एस्टिमेट करना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को, तो वही जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एस्टिमेट करती है कि कितनी मनी क्या है रिक्वायर्ड है स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए बिजनेस को। इसके अंदर हम देखते हैं कि कितने जो फंड्स हैं वो हमें चाहिए फिक्स एसेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी हमने देख लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, हमारे को हेल्प करता है इंश्योर करने में कि जो फंड्स हैं वो यूज हो प्रॉपरली एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को हम अवॉइड कर सके। फिर नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट पॉइंट है रेजिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ से जो पैसा है वो रेज किया जाए, शेयर से पैसा रेज किया जाए, डिबेंचर से या बैंक लोन से। तो हमें सेलेक्ट करना है वो सोर्स जिससे कि आपको कॉस्ट कम पड़ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो हमें ये भी देखना है कि भाई कहाँ पे इन्वेस्ट करें फंड्स को, है ना, जो कि प्रॉफिटेबल हो। फिर आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें हम मैनेज करते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, जैसे कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स हो गए, ठीक है। फिर आ गया डिविडेंड डिसीजन कि कितना पैसा आपको अपने पास रखना है, कितना पैसा आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटना है। फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल, तो इसमें इंश्योर करना कि प्रॉपर कंट्रोल हो फाइनेंस में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं हम इसमें, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी को भी मेंटेन करते हैं। तो देखो पॉइंट्स क्या हैं, वही हैं, आपको क्या अच्छे से इनको कर लेना है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो देखो आप एक जो बिजनेस होगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करता होगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, है ना। तो वन ऑफ द जो बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव होगा वो यही तो होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो इससे हमें अल्टीमेटली जो है हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है, ताकि रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज करें, कॉस्ट कम पड़े, प्रॉफिट बढ़ जाए। फिर सेकंड है नेक्स्ट आपका पॉइंट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो यही है कि मैक्सिमाइज करनी है वेल्थ शेयर होल्डर की, कैसे, मार्केट वैल्यू है जो शेयर का उसको बढ़ा के। इसमें हम कंसीडर करते हैं रिस्क को और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का कि भाई एडिक्वेट फंड्स हमको अवेलेबल हो जब हमें चाहिए वो। नेक्स्ट, जो फंड्स हमारे पास हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, लिक्विडिटी मेंटेन रहे एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे बिजनेस में बनी रहे। तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब इंक्रीज करना ओवरऑल वैल्यू बिजनेस की, ठीक है, मतलब जो मार्केट का शेयर है, ठीक है, जो बिजनेस की वैल्यू है उसको बढ़ाना, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। इसमें हम फोकस करते हैं कि हमें मैक्सिमाइज करनी है मार्केट वैल्यू शेयर की, रेदर की सिर्फ क्या है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में फोकस करो। इन सिंपल वर्ड्स जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसका ये मतलब है कि डिसीजन लेना कि भाई जो हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू है कंपनी की वो क्या है इंक्रीज करनी है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको भी ये कंसीडर करता है। सो इसका एम यही है इंश्योर करना कि जो शेयर होल्डर है ना वो रिसीव करे मैक्सिमम बेनिफिट लॉन्ग रन में, ना कि सिर्फ उसको शॉर्ट टर्म में क्या है जस्ट हायर प्रॉफिट हो रहे हैं। एग्जाम्पल सपोज करो एक कंपनी है उसके पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जो वो अर्न कर रहा है उसमें 1 लाख प्रॉफिट इस साल में, बट वो बहुत ज्यादा क्या है रिस्की है। ऑप्शन बी क्या है, 80,000 वो प्रॉफिट रिसीव करेगा बट वो सेफ ऑप्शन है बहुत सारे ईयर्स तक। तो वो क्या है ऑप्शन बी को चूज कर लेगा, ठीक है, अंडर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव देखे तो कंपनी क्या चूज करेगी ऑप्शन बी को, बिकॉज वो उसको स्टेबल रिटर्न दे रहा है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। So why wealth maximization is important? Because it focus on long term growth. It also consider risk और uncertainty. ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है, इस प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, इसे कंसीडर किया जाता है कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बिकॉज इसमें हम फोकस करते हैं कि हमें इंक्रीज करना है लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ बिजनेस और जो वेल्थ है शेयर होल्डर की। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम फोकस करते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या है इमीडिएटली आपके इंक्रीज हो, बट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसमें हम देखते हैं ब्रॉडर एंड लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है, ये है बिजनेस की सक्सेस को देखता है ये इस वे में। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमाइज करना मार्केट वैल्यू कंपनी की, ठीक है, उसके शेयर की, एंड इसका एम यही होता है कि हमें इंक्रीज करना है नेटवर्थ, ठीक है, शेयर होल्डर की, कैसे, साउंड फाइनेंशियल डिसीजन लेके।
सो व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? पहला, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में फोकस करता है। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना, ये इंकरेज करता है उन डिसीजंस को जो क्या है, मतलब बेसिकली कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है जो बिजनेस की, उसको प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है, ये कंसिडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो मनी रिसीव हो रही है आज, वो ज्यादा वैल्यूएबल है देन मनी जो रिसीव होगी आपको फ्यूचर में उस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 1 लाख अगर आपको टुडे में मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं, सो रेदर वो जो अमाउंट है सेम आपको 2 ईयर बाद मिलेगी, तो आप कौन से लेनी प्रेफर करोगे? जो आप आपको जो आज आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका कंसीडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंस देता है रिस्क को, कि कितना जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना जो प्रोजेक्ट है वो रिस्की है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। सो ये डायरेक्टली इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमें जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट देख लिया आपने। उसके बाद है लीड्स टू ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट। लीड्स टू ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट। तो जब शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो बढ़ेगी, तो जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन भी क्या है, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। एंड उस कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू क्या है उसकी और बढ़ेगी। सो अगर हम देखें कि डिफरेंस फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये कैसे अलग है, तो देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना फोकस करता है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आपके बढ़े, एंड ये इग्नोर करता है रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ना फोकस करता है लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड कंसीडर करता है रिस्क को और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ठीक है। सो हेंस इसीलिए हम बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, बेटर ऑब्जेक्टिव है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। सो देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम ये देखते हैं कि हमें अर्न करना है हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट एक पर्टिकुलर पीरियड में, कैसे इंक्रीज करके इनकम एंड रिड्यूस करके कॉस्ट। इसमें हम फोकस करते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बढ़ जाए, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड है कॉन्सेप्ट। रिस्क को और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, अभी हमने पढ़ा। और नेक्स्ट है आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये क्या है, इसमें हम देखते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है ना शेयर की, वो बढ़े, ठीक है। एंड ये फोकस करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, कंसीडर करता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को, एंड ये कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है आपको। तो टाइम पीरियड की बात करें तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसमें टाइम पीरियड की बात करें तो शॉर्ट टर्म फोकस करता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में लॉन्ग टर्म में फोकस करता है। रिस्क कंसिडरेशन की बात करें तो देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यहाँ पे रिस्क को कंसिडर नहीं किया जाता, बट यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसिडर किया जाता है। फिर आता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं किया जाता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, बट अगर यहाँ पे देखें तो इसे कंसीडर किया जा रहा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने में हम देख रहे हैं ना, कंपनी फोकस कर रही है, बट यहाँ पे फुल्ली प्रोटेक्ट होता है शेयर होल्डर का इंटरेस्ट। नेचर की बात करें तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो नैरो है कंपैरेटिवली, और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ब्रॉड है, इसमें क्या है सारी चीजें आप कंसीडर कर रहे हो। सो ये रहा आपका कंक्लूजन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एंड ये शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट कैसे बढ़ाने हैं वो बताता है, ठीक है। बट जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है थोड़े ब्रॉडर है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि प्रॉफिट तो बढ़ाना बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म सक्सेस भी होनी चाहिए, जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, मार्केट में जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी आया, और ये बहुत बार आपको क्या है क्वेश्चन आता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, इसका आंसर है, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जब भी आप ना इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि मुझे ना मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, है ना। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बट इट इज नॉट एज इंक्लूसिव एज मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसमें कमेंट करना है आपको। तो देखो क्या लिखा है कि अंडरस्टैंड, अगर हम करें इन कॉन्सेप्ट्स को, तो बिफोर हम क्या है पहले अंडरस्टैंड करते हैं दो टर्म्स को जो यहाँ दी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसका मतलब कि हम इसमें हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट नेसेसरी होता है ना किसी भी बिजनेस को, अगर उसको सर्वाइव करना है, अपने रिस्क को कवर करना है, अगर ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस की, तो चाहिए उसको प्रॉफिट, ठीक है। एंड प्रॉफिट अगर एक बिजनेस का हो रहा है तो हम ये भी देखते हैं कि भाई बिजनेस क्या परफॉर्म अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस करता है कि हमें इंक्रीज करनी है वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, जो शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट की है वो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें बढ़ानी है, ठीक है। जो शेयर है बेसिकली उसकी मार्केट वैल्यू हमने क्या है बढ़ानी है। सो ये एक मॉडर्न और ब्रॉडर अप्रोच है,
ठीक है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाई इट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? बिकॉज हर एक बिजनेस को क्या है, चाहिए होता है प्रॉफिट सर्वाइव करने के लिए। जो प्रॉफिट है वो हेल्प करता है रिस्क को कवर करने में और ग्रोथ में। प्रॉफिट है, इसी के बेसिस पे देखा जाता है ना कि आपका जो बिजनेस है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम देखें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो देखो जो मेन गोल है बिजनेस का वो प्रॉफिट है, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, फिर उसको हमने क्या है अचीव करना है, तो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट क्या है, वो मेजर होता है एक बिजनेस की एफिशिएंसी का, कि बिजनेस कितना अच्छा काम कर रही है, तो प्रॉफिट से ही देखा जाता है कितना वो प्रॉफिट कमा रही है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट हेल्प प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम रिस्क। अगर वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है तो वो अपने रिस्क को क्या है, कहीं ना कहीं रिस्क से प्रोटेक्ट हो सकती है। फिर आता है प्रॉफिट प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करते हैं फंड्स की आपके आगे फ्यूचर ग्रोथ आपकी हो सके बिजनेस की। इट इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो ये इंश्योर करता है कि जो आपके रिसोर्सेज है वो भी प्रॉपर तरीके से यूज हुए हैं, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इंप्रूव सोशल वेलफेयर इनडायरेक्टली। सो अगर हम देखें नेक्स्ट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो इससे बोल क्या रहे हैं कि कैन लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड कस्टमर्स, है ना। प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में आपने चीजें महंगी बेच दी, ठीक है। देन ये इंकरेज कर सकता है अनएथिकल या इलीगल प्रैक्टिस को, एंड ये क्रिएट कर सकता है इनइक्वालिटी एंड हार्म कर सकता है ना। एंड ये क्या है, कहीं ना कहीं जो टर्म है ये बोल रहे हैं कि वेग है, ऑलवेज क्लियर नहीं है। एंड इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेन क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, व्हाई इट इज प्रेफर टुडे, आज की डेट में इसको क्यों प्रेफर किया जाता है? बिकॉज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ में फोकस करता है, ओवरऑल वैल्यू जो बिजनेस की है वो बढ़ाता है, मार्केट में जो शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाता है, शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट में वैल्यू को बढ़ाता है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को बढ़ाने में फोकस करता है। सो आर्ग्यूमेंट्स देखिए अगर हम इन फेवर ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो वही कि इसका गोल यही है कि क्लियर है, मेजरेबल है, आप क्या है देख सकते हो कि मार्केट में कितनी वैल्यू है उस शेयर की। प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट शेयर होल्डर का, ये अलाइन करता है, मैच करता है ओनर इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ, इंश्योर करता है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो, ग्रोथ हो उस बिजनेस का। ये कंसीडर करता है रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, एंड ये कंसीडर करता है डिविडेंड पॉलिसी को, ठीक है, और उसके इफेक्ट को शेयर प्राइस पे। अब अगर ऑब्जेक्शन देखें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अगेंस्ट, सो देखो इससे क्या है, कैन बी सी एज अ पर्सपेक्टिव आइडिया, ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल आइडिया, इसको ऐसे देखा जा सकता है। समटाइम कंसीडर जस्ट अनदर, बेसिकली कह रहे हैं समटाइम इसको कंसीडर किया जाता है कि जस्ट अनदर टर्म ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, एंड ये क्रिएट कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर और मैनेजर। एंड इससे क्या है, कैन लीड टू क्वेश्चंस अबाउट वेदर जो गोल है वो ये है कि कंसीडर करना है सारे स्टेक होल्डर को कि या जस्ट शेयर होल्डर को, एंड समटाइम्स इट मे नॉट अलाइन विद सोशल वेलफेयर, ठीक है। सो ये रहा डिफरेंस, आपको करके जाना है। फोकस देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में है, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में है। रिस्क कंसिडरेशन देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क इग्नोर किया जा रहा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को कंसीडर किया जा रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने ये जो डिफरेंस है अभी ऊपर पढ़ा है ना, तो वही जस्ट आपको यहाँ पे दिया गया, आप एक्सप्लेन करोगे। सो कंक्लूजन आप ये देख सकते हो, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फाइनेंशियल डिसीजन अभी हमने पढ़ा, सो यहाँ पे ये पूछा है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं। तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना जो फाइनेंस मैनेजर है उसको ना डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, ताकि कंपनी उसकी ग्रो हो सके, प्रॉफिटेबल रहे और वो सेटिस्फाई कर सके शेयर होल्डर को। तो दीज आर नोन एज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन, तो वही जो वो डिसीजन ले रहे हैं ना उसको इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन बोला जाता है। ब्रॉडली अगर हम इनको पढ़े तो सबसे पहला आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात करते हैं हम। क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम ये देखते हैं, हमें डिसाइड करना होता है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करें कंपनी के फंड्स को, ताकि हम क्या है अर्न कर सके मैक्सिमम रिटर्न फ्यूचर में। इसमें हम फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स में। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये हेल्प करता है कंपनी को ग्रो होने में, है ना। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट आपने की है तो कंपनी ग्रो होगी, प्रॉफिट अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी तो भाई लॉस होंगे, फाइनेंशियल डिफिकल्टी उस कंपनी को फेस करनी पड़ेगी। अब अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या आते हैं, तो देखो फिक्स एसेट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, वर्किंग कैपिटल में आप इन्वेस्ट करते हो। तो फिक्स एसेट्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या हो गया उसमें, लाइक बाय करना लॉन्ग टर्म एसेट्स को, जैसे मशीन लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है, जैसे मैनेज करना शॉर्ट टर्म एसेट्स को, लाइक कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल।
टेक्निक कौन कौन सी यहाँ यूज की जाती है, वही एनपीवी, आईआरआर और पेबैक पीरियड, ये सारी अभी आप पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग डिसीजन भी उसको लेना होता है। अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, तो उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन भी बोलते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब कि भाई कहाँ से पैसा लेके आए, ठीक है, कौन से सोर्स से लेके आए, तो इसमें हम फोकस करते हैं कि हमें किस तरीके से क्या है मिक्स बिठाना है डेट और इक्विटी का। सो इंपॉर्टेंस क्या है, ये अफेक्ट करता है कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को और प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है। एंड अगर आपने रॉन्ग फाइनेंशियल फाइनेंसिंग कर दी, मतलब रॉन्ग सोर्स से पैसा ले आए या बहुत ज्यादा एक ही सोर्स से ले आए, सो बेसिकली इससे होगा क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ सकती है, ठीक है। सो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग क्या हो सकती है, इक्विटी फाइनेंसिंग हो सकती है, मतलब आपने क्या है पैसा रेस किया है, मनी को रेस किया है इशू करके शेयर्स। डेट फाइनेंसिंग हो सकती है, आपने बोरो कर लिया बैंक से या बॉन्ड्स के थ्रू या डिबेंचर्स के थ्रू। हाइब्रिड फाइनेंसिंग भी हो सकती है जिसमें हम मिक्स तरीके से क्या है पैसा रेज करते हैं डेट और इक्विटी दोनों से। तो गोल यही है कि मिनिमाइज करना है जो भी ओवरऑल हमें कॉस्ट पड़ेगी ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और हमें मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर की वेल्थ। थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन, इसे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन भी बोलते हैं। अब डिविडेंड डिसीजन में हम ये देखते हैं कि कितना प्रॉफिट क्या है डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर को और कितना क्या है रिटेन रखे बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब इसमें हमें ये देखना है कि भाई इन्वेस्टर भी सेटिस्फाई रहे एंड हमें रिटेन अर्निंग भी रखनी है ताकि क्या कोई नया प्रोजेक्ट आए तो विदाउट बोरोइंग क्या इस पैसे को हम यूज कर ले। सो कोई फैक्टर्स भी होते हैं डिविडेंड डिसीजन के, लाइक प्रॉफिट लेवल और स्टेबिलिटी कितनी है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास कितनी है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस कितनी है, लिक्विडिटी पोजीशन आपकी क्या है, ठीक है, कंपनी की। नेक्स्ट आता है पॉलिसीज। सो यहाँ पे स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी आप फॉलो कर सकते हो, ये रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी भी आप फॉलो कर सकते हो। तो आप डिविडेंड डिसीजन वाला जो चैप्टर है वहां पे और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है कि आप इसमें पे करते हो फिक्स्ड और ग्रेजुअल इंक्रीज करते रहते हो डिविडेंड में। एंड रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, डिविडेंड्स पे की जाती है अगर आप इन्वेस्टमेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर लेते हो, उसके बाद जो बचा उसको क्या आप पे करते हो। फिर आता है लिक्विडिटी डिसीजन। तो लिक्विडिटी डिसीजन भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसमें हमें देखना होता है कि भाई इन्हें कैश रहे कंपनी के पास ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को ऑब्लिगेशंस को क्या है फुलफिल कर ले विदाउट अफेक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। सो इंपॉर्टेंस दे रखी है, इससे प्रिवेंट होता है इंसॉल्वेंसी या फिर स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। एंड की एरियाज इसमें क्या आते हैं, कैश मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, रिसीवेबल मैनेजमेंट करना। सो ये आपको क्या है समरी टेबल दे रखे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेंट बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, अभी हमने देखा ना कि कहाँ पे जो आप मनी लेके आए उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे आपसे डिटेल में पूछ लिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक कंपनी के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फिर फैक्टर्स पूछ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। तो देखो पहले पढ़ लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। जो एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना, इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। इसका मतलब कि ये डिसाइड करना कि कहाँ पे और कैसे हम इन्वेस्ट करें फंड्स को सो दैट हम अर्न कर सके मैक्सिमम रिटर्न फ्यूचर में। सो इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से एसेट में, कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या है हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो क्या है कंपनी को मैक्सिमम रिटर्न दे। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कि उससे फिर आपको कितना आगे प्रॉफिट होगा एंड फिर कितना आपका जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल देख लो, एक कंपनी है उसके पास 50 लाख रुपीज है, ठीक है। सो वो कंसीडर कर रही है कि उसको बाय करना चाहिए कोई नई मशीन प्रोडक्शन के लिए, इसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए किसी मार्केटिंग कैंपेन में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के। सो चॉइस करना, यही इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये देखते हैं कि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करें या वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दोनों में ही हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट है तो वही कि बाय करना लॉन्ग टर्म एसेट्स को, जैसे मशीन, लैंड या बिल्डिंग हो गया। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मैनेज करना शॉर्ट टर्म एसेट्स को, जैसे कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल हो गया। फिर फैक्टर्स क्या है जो इसको अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, तो पहला है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो देखो जो कंपनी है ना वो प्रेफर करेगी उस इन्वेस्टमेंट को जो उसको हायर प्रॉफिट दे रहा है। एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% एंड एक है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10%, तो वो क्या 15% वाले को क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये फैक्टर वो देखती है कि भाई कितना यार रिटर्न मिल रहा है हमें। दूसरा, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो वो उसको क्यों चूज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको, तो मिनिमम रिटर्न जो वो एक्सपेक्ट कर रही है ना, कौन, कंपनी अगर वो इन्वेस्ट करती है तो वो उस में ही इन्वेस्ट करना चाहेगी जो उसको एटलीस्ट रिटर्न ज्यादा दे एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। फिर आता है आपका लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो कितनी वो इजीली इन्वेस्टमेंट को क्या है कन्वर्ट करवा सकती है कल को कैश में। तो कंपनी ना प्रेफर करती है इन्वेस्टमेंट्स को, उन इन्वेस्टमेंट्स को जो लिक्विडेट हो जाए इजीली अगर नीडेड है तो। फिर आता है टाइम होरिजन, कितने लंबे समय के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये चीज भी ध्यान में देनी होती है। कितने पीरियड के लिए क्या है वो रिटर्न मतलब कि
कितने पीरियड तक वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आ गया कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स कंसिडरेशन, टैक्स बेनिफिट्स हो गया, लाइबिलिटीज क्या है, ये भी क्या है अफेक्ट करती है, ठीक है। तो मतलब टैक्स बेनिफिट कितना मिल रहा है ना, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें टैक्स बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो वो आप चूज कर लोगे। फिर है कंपनी ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट क्या है उस अकॉर्डिंग की जाए जो कंपनी के ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक गोल को क्या है मैच करे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन, ऑब्वियसली बात है मार्केट कंडीशन क्या चल रही है, किसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, ये सारी चीजें भी आप देखोगे। फिर आता है लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर, लॉज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड इन्वायरमेंटल रूल्स क्या है, ठीक है, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। सो कंक्लूजन देख लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए, बिकॉज क्या है ये बताता है कि कितनी अल्टीमेटली उस कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो वो सारी चीजों को क्या है ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। अभी आपसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूछा, अब आपसे फाइनेंसिंग डिसीजन पूछ रहे हैं। एंड फाइनेंसिंग डिसीजन जब आप करते हो लेते हो तो उस दौरान कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं, तो वो आपको बताना है। तो अभी हमने पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब डिसाइड करना कि कहां से फंड्स को रेज किया जाए, ठीक है, कहां से उस मनी को रेज किया जाए, इक्विटी से किया जाए, डेट से किया जाए, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ किया जाए। तो इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें डिटरमाइन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू ऑपरेट स्मूथली। ये अफेक्ट करता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एंड इससे इन्फ्लुएंस होता है कंपनी का फ्यूचर एबिलिटी, ठीक है, कि वो कितना रेज करेगी फंड्स को आने वाले टाइम में। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर देखें तो पहला आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो आप उसी से पैसा रेज करोगे, उस सोर्सेज से पैसा रेज करोगे जिसको रेज करने का कॉस्ट कम पड़ रहा होगा आपको, ठीक है, जो आपको क्या है थोड़ा सस्ता हो मिले। फिर फाइनेंशियल रिस्क, आप ये भी देखोगे कि भाई फाइनेंशियल रिस्क कितना है। अब डेट है उसको अगर आप ज्यादा ले लेते हो, उसके थ्रू पैसा ज्यादा ले लेते हो, तो वो रिस्क बढ़ाएगा आपका, स्पेशली अगर जो प्रॉफिट है वो आपके अनस्टेबल है। तो हाई डेट क्या है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ला सकता है, तो ये चीज भी देखनी है। फिर आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। अब अगर आपको कंट्रोल ज्यादा चाहिए अपनी कंपनी में तो फिर आप ज्यादा इक्विटी शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते हो, फिर कंट्रोल क्योंकि उससे डाइल्यूट होता है ना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, सम फाइनेंसिंग जो सोर्सेज होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं रीपेमेंट में, कन्वर्जन में। सो कंपनीज प्रेफर करती हैं उनको, जैसे कि आपने देखा होगा कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो उसको क्या है अभी तो डिवेंचर है पर बाद में जाके वो क्या है कन्वर्ट भी हो सकते हैं इक्विटी में, है ना। फिर कैश फ्लो पोजीशन, कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है वो भी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है ना। तो क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड पे करने होते हैं, तो अगर उसकी कैश फ्लो अच्छा है, मतलब कैश उसके पास अवेलेबल रहता है, तो वो क्या है डेट ले सकती है। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ बिजनेस, न्यू कंपनी है या स्टैब्लिश्ड कंपनी है। नई कंपनी है तो वो ज्यादा रिलाई करती है इक्विटी में, ठीक है, एंड स्टैब्लिश्ड कंपनी है जो वो यूज कर सकती है डेट को भी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट मार्केट कंडीशन क्या है, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कितना है, स्टॉक मार्केट ट्रेंड क्या है, ये भी अफेक्ट करते हैं आपके फाइनेंसिंग चॉइस को। नेक्स्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी फैक्टर, लॉ क्या है बोरोइंग के रिगार्डिंग, बोरोइंग लिमिट के रिगार्डिंग, शेयर्स इश्यूज जब आप कर रहे हो शेयर को इश्यूज के रिगार्डिंग ये भी देखना होता है। टैक्स कंसिडरेशन, इंटरेस्ट ऑन डेट टैक्स डिडक्टेबल होता है ना। तो इससे होता क्या है कि डेट क्या है कहीं ना कहीं क्या है आफ्टर टैक्स आपको थोड़ा कम पड़ता है। तो जैसे 30% इन 30% टैक्स ब्रैकेट जो डेट इंटरेस्ट रेट है वो क्या है रिड्यूस कर देता है टैक्सेबल इनकम को, ठीक है, जिससे आप टैक्स सेव कर रहे हो। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी क्या है विद हायर एंड स्टेबल प्रॉफिट सेफली क्या है इजिली डेट को ले सकते हैं क्योंकि वो इंटरेस्ट क्या है रीपे कर सकती है, बट अगर लो प्रॉफिट उसको हो रहे हैं तो वो फिर प्रेफर करेगी इक्विटी को। सो कंक्लूजन देखें तो जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसमें हमें डिसाइड करना है कि कंपनी कहां से रेज करेगी फाइनेंस, तो बहुत सारी चीजों को वो क्या है ध्यान में रखते हुए इस डिसीजन को लेती है। फिर आता है डिविडेंड डिसीजन क्या है, और जब आप ये डिविडेंड डिसीजन ले रहे हो तो उस दौरान कौन कौन से फैक्टर्स आपको देखने हैं, या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। तो देखो डिविडेंड डिसीजन हमने पढ़ा कि इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कितना जो कंपनी का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड, और कितना क्या है कंपनी के पास ही रख लिया जाए एज अ रिटेन्ड अर्निंग फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। सो जो ये डिसीजन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अफेक्ट करता है कि जो शेयर होल्डर का सेटिस्फेक्शन है वो कितना होगा, कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी बनी रहेगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। पहला प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, देखो जो कंपनी है जिनका हायर प्रॉफिट है ना और स्टेबल प्रॉफिट है तो वो हायर डिविडेंड दे देंगी, ठीक है। बट अगर कंपनी है उसका लो प्रॉफिट है या अनस्टेबल प्रॉफिट है तो वो फिर क्या करती है प्रेफर करती है लो डिविडेंड पे करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी पोजीशन, अगर उनके पास अच्छा खासा कैश है, इनफ कैश है, तो वो डिविडेंड अच्छा खासा पे कर देंगी। बट अगर उनके पास क्या है कैश इजीली अवेलेबल नहीं होता तो फिर वो क्या है रिटेन अर्निंग ज्यादा रखेंगी और डिविडेंड कम देंगी।
नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर उसको लग रहा है कि उसने नियरली क्या है, कोई उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो वो पैसा ज्यादा रिटेन रखेगी, ठीक है। बट अगर उसे लग रहा है कि कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो क्या है, डिविडेंड ज्यादा दे देगी। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर अगर प्रेफर कर रहे हैं रेगुलर और स्टेबल डिविडेंड, तो कंपनी यहाँ पे क्या है, तो कंपनीज यहाँ पे फिर क्या है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं और क्या है, वो डिविडेंड को पे करते हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स कंसिडरेशन। डिविडेंड में भी टैक्स है ना, सो जो कंपनीज है वो कंसीडर करेगी कि आफ्टर टैक्स इंप्लीकेशंस, ठीक है, बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, तो इन चीजों को देखेगी वो डिक्लेयर करने से पहले डिविडेंड को। फिर आता है लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस। तो लॉ एंड जो कंपनी की रेगुलेशंस है, अगर वो लिमिट कर रहा है डिविडेंड पेमेंट्स को, या लोन एग्रीमेंट है वो भी क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं डिविडेंड को, कि आप डिविडेंड तब तक नहीं दे सकते जब तक हमारी पेमेंट ना दे दो, है ना। तो नेक्स्ट है शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन। डिविडेंड डिसीजन क्या है, ये भी इससे भी इन्फ्लुएंस होता है कि शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपकी कंपनी से, ठीक है। अगर वो प्रेफर कर रहा है रेगुलर इनकम को, तो आपको क्या डिविडेंड वहां देने पड़ेंगे। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आपके पास क्या है, अवेलेबल है, आप इजीली बैंक लोन ले सकते हो या शेयर्स को इशू कर सकते हो। सो अगर उस कंपनी के पास एक्सटर्नल फाइनेंसिंग उसको इजीली मिल जाती है, बाहर से पैसा इजीली मिल जाता है, तो वो क्या है, डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। बट अगर क्या है, उसको थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब उसको जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो कॉस्टली पड़ रही है, तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी ज्यादा रिटेन अर्निंग को रखना अपने पास। सो कंक्लूजन अगर हम देखें, तो डिविडेंड डिसीजन क्या है, एक बैलेंस डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, ग्रोथ प्लान क्या है, उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या चल रही हैं, टैक्सेस क्या है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो एक वेल प्लान डिविडेंड पॉलिसी क्या है, इंक्रीज करती है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी, एंड इंश्योर करती है कि कंपनी की भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, बनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है ये, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड, है ना। तो ये तीनों डिसीजन क्या है, इंटर रिलेटेड है, तो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया हुआ है आपको। तो देखिए, जो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन है ना, ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज अगर आप डिसीजन एक एरिया में लेते हो तो वो अफेक्ट करता है किसी दूसरे को। कैसे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हम देखें, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, है ना, किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करें, कितने मतलब कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस करेगी कि कितना फाइनेंस चाहिए आपको फिर, है ना। अगर आपको है कि इस प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो अब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो कितना फाइनेंस चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन वाली चीज भी देखने को मिल रही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। सो बाय करनी है अगर नई फैक्ट्री, तो इसमें लार्ज फंड्स चाहिए, तो ये अफेक्ट कर रही है ना, कंपनी कहाँ से रेज करेगी मनी को, इस चीज को, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन बोल रहे हैं। अब अगर फाइनेंसिंग डिसीजन है, इसका मतलब होता है कि कहाँ से फंड्स को रेज किया जाए, इक्विटी से लाया जाए, डेट से लाया जाए, या रिटेन अर्निंग से यूज किया जाए। सो जो चॉइस है ना फाइनेंसिंग की, ये अफेक्ट करती है डिविडेंड पॉलिसी को। अगर आपने रिटेन अर्निंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, लगाना है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, फाइनेंसिंग ऑप्शन में, मतलब कि फाइनेंस आप एज अ रिटेन अर्निंग यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, फिर डिविडेंड आप क्या है, कम दोगे, बिकॉज रिटेन अर्निंग क्या है, यूज कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इससे रिड्यूस हो जाएगी जो अवेलेबल मनी है डिविडेंड को पे करने के लिए, तो डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट हो गया इससे। अब अगर डिविडेंड डिसीजन है, तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एंड कितना रिटेन रखा जाए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आपने ज्यादा डिविडेंड पे कर दिए, मतलब आपके पास लेस रिटेन अर्निंग है। अब लेस रिटेन अर्निंग है, तो मतलब आपको ज्यादा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करवानी पड़ेगी नए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपका फाइनेंसिंग डिसीजन अफेक्ट हो गया, ठीक है। सो कंक्लूजन देखें तो ये तीन डिसीजन क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, कनेक्टेड है। बैलेंस नीडेड होता है इंश्योर करने के लिए कि प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ग्रोथ और शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन बनी रहे, ठीक है। अगर पुअर कोऑर्डिनेशन होगा, तो इससे हो क्या सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम या अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं इन्वेस्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो एक जो फाइनेंस मैनेजर होता है, ठीक है, तो वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो आपको बताना है। तो देखो, एक फाइनेंस मैनेजर इज अ की पर्सन इन अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे उनको प्लान करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे कंट्रोलिंग करनी है, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर ले। अब जो मेन गोल है ना उसका, वो यही है कि उसे मैक्सिमाइज करनी है शेयर होल्डर की वेल्थ, और ये भी इंश्योर करना है कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस है वो स्मूथली रन हो। सो जो फंक्शन है फाइनेंस मैनेजर के, वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कैपिटल बजटिंग आ गया, वही कि भाई कहाँ है, जो मतलब डिसाइड करना कि वेयर टू इन्वेस्ट द कंपनीज फंड्स, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना। फिर आ गया फाइनेंसिंग फंक्शन। फाइनेंसिंग फंक्शन में हम ये देखते हैं कि कहाँ से पैसा रेज किया जाए। फिर आता है डिविडेंड फंक्शन। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि प्रॉफिट को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना अपने पास रिटेन करके रखना है कंपनी के पास। फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इसमें इंश्योर करना कि जो कंपनी है उसके पास इनफ कैश रहे जब इमीडिएट नीड हो कैश की कंपनी को। फिर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फोरकास्टिंग करना, प्रिपेयर करता है इसमें वो फाइनेंशियल प्लान, बजट्स, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, तो इसमें आइडेंटिफाई करना
और मैनेज करना फाइनेंशियल रिस्क को। फिर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग फंक्शन, मॉनिटर करता है वो फंड की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रही है, एज पर प्लान हो रही है कि नहीं। फिर आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मेंटेन करके रखना रिलेशनशिप इन्वेस्टर के साथ, बैंक के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ और शेयर होल्डर के साथ। सो कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ की टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ बिजनेस, एक्सप्लेन। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक बिजनेस के, ताकि हम अचीव कर सके ऑब्जेक्टिव। अब एक साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये इंश्योर करती है कि जो कंपनी है उसके पास इनफ फंड्स हैं, वो उसको यूज भी अच्छे से कर रही है एंड वो ग्रो हो रही है प्रॉफिटेबली। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बोली है कि जो साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एक बिजनेस की प्रोस्पेरिटी के लिए। सो वो आपको बताना है। तो बिल्कुल पहला, प्रॉपर प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर आप साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी है, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो, तो उससे इंश्योर होता है कि फंड्स जो अवेलेबल हैं आपके पास, और जब नीडेड है तब आपके पास क्या है, वो फंड्स अवेलेबल है। इससे प्रिवेंट होता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। नेक्स्ट आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जब आप करेक्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करती है अर्न करने में हायर प्रॉफिट। नेक्स्ट है इंश्योर लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेंटेन करती है इनफ कैश और वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। फिर आता है प्रॉपर फाइनेंसिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, ये इंश्योर करता है कि जो फंड्स है ना, जो आप रेज कर रहे हो वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये हेल्प करता है प्लानिंग में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में। एंड इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ, हुई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ाता है एंड रिस्क को मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडिया। सो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगर हम देखें तो ये लास्ट कुछ सालों से क्या है, चेंज हुआ है। ठीक है, ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है जैसे। ठीक है, सो ये जो चेंजेस हैं इसने अफेक्ट किया है कि कैसे कंपनी प्लान करेंगे, रेस करेंगे, यूज करेंगे उन फंड्स का। तो पहला आता है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो आपको पता है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे, ठीक है, जिन्हें हम इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, बेसिकली मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में ज्यादा फोकस किया था। अब जो कंपनी है वो क्या है, वो ज्यादा उनके पास फ्रीडम है कि वो रेस कर सकती है फंड्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है एंड चूज कर सकती है फाइनेंसिंग ऑप्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट। जो जो स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये डेवलप हुए हैं रैपिडली। ठीक है, सो जो कंपनी है वो रेस करती है फंड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों से ही एफिशिएंटली। सो जो कंपनी है वो रेज करती है फंड्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से। ठीक है, नेक्स्ट है एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल टेक्निक्स। तो देखो, बहुत से एडवांस टूल्स और टेक्निक्स हैं वो अब क्या फॉलो किए जाने लग गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कंपटीशन। तो ग्लोबलाइजेशन है जो उसने इंक्रीज किया कंपटीशन ऑल सेक्टर्स में। तो कंपनी है वो यूज कर रही है फंड्स को एफिशिएंटली, ठीक है, और फोकस करती है प्रॉफिटेबिलिटी में, कॉस्ट कंट्रोल में और शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुके हैं, ईआरपी सिस्टम, सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन शेयर होल्डर वेल्थ। जो फोकस है वो क्या है, अब शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने में किया जा रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को बढ़ाने में किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो कंपनी अब क्या है, उसके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस है फाइनेंसिंग के लिए। सो जैसे कि वेंचर कैपिटल हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिफॉर्म, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया। इन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं रूल्स सो दैट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स भी क्या इंश्योर करते हैं कि एथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हो रही है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कंपनीज के यहाँ फॉरेन कॉम्पिटिशन भी फेस करती हैं, तो जो फॉरेन कैपिटल है वहां का भी इन्फ्लो आता है, वहां से भी क्या है, हम पैसा रेज कर सकते हैं। ठीक है, सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को भी हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो सिनेरियो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या है, अब चेंज हुआ है। तो हमने वो पॉइंट्स देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हमने कर लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। अब आपको इसके साथ पूछा गया है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, तो कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को। तो देखो, अगर हम देखें तो पहला आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, एस्टिमेट करना। ठीक है, फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट कितनी है, डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी है ना, बिजनेस में, मार्केट में, इकोनॉमी में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन अंडर रिस्क, सेलेक्ट करना कि कौन सा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा, मैनेज करते करते रिस्क को, ये एक मेजर चैलेंज होता है। नेक्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चूज करना कि क्या राइट मिक्स होगा डेट और इक्विटी का, ताकि कॉस्ट कम हो।
विदाउट इंक्रीजिंग फाइनेंशियल रिस्क, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। नेक्स्ट, डिविडेंड, कितना रिटेन अर्निंग रखी जाए, कितना डिविडेंड दिया जाए, तो ये भी क्या डिसाइड करना। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी, ठीक है, अब इंश्योर तो करना है कि इनफ कैश अवेलेबल हो डे टू डे ऑपरेशन के लिए, एंड ये भी अवॉइड करना है हमें कि एक्सेस आइडल फंड्स भी ना रहे, तो ये भी क्या एक चैलेंजिंग टास्क है। फिर है मैनेज करना फाइनेंशियल रिस्क को, है ना। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होते हैं, फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि अडेप्ट करना नए नए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर को, ईआरपी सिस्टम को, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन, ऑपरेट करना ग्लोबल मार्केट में, जिसमें क्या है कंपटीशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होता है। सो कंक्लूजन अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसेंशियल है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक बिजनेस की। हाउएवर जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको फेस करने पड़ते हैं मल्टीपल चैलेंजेस, जिसमें हमने क्या है ये चैलेंजेस पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, और आपको स्टेप्स बताने थे फाइनेंशियल प्लानिंग के, ठीक है। तो देखो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप ना एस्टिमेट करते हो, फोरकास्ट करते हो, अंदाजा लगाते हो कि कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है एक बिजनेस की, एंड डिसाइड करते हो कि कैसे अरेंज किया जाए फाइनेंस को, कैसे उसको यूज किया जाए, और कैसे क्या फंड्स को कंट्रोल किया जाए, सो दैट हम अचीव कर सके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। इसमें हम ना आंसर करने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस की, कि कितनी जो मनी है उसकी जरूरत है, कब है, ठीक है, कौन से सोर्स से उसको लिया जाए, और कैसे उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए। सो इंपॉर्टेंस यही है फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि एडुकेट फंड्स को लाना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है, एंड मेंटेन करके रखनी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, और हमें इससे हेल्प होती है मीट करने में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को। तो एग्जाम्पल दे रखा है, आप ये पढ़ सकते हैं। हम स्टेप्स पढ़ते हैं, इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसमें सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो, डिफाइन करते हो एक क्लियर फाइनेंशियल गोल को, ठीक है, जो कि मैच करता हो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर आता है एस्टिमेट करते हैं हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितने फंड्स आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। हम इसमें कंसिडर करते हैं शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को भी और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को भी। फिर स्टेप 3 है डिटरमाइन करते हैं कि कौन से सोर्स ऑफ फंड्स से हम क्या है पैसा लाने वाले हैं, ठीक है, डेट से लाए, इक्विटी से लाए, रिटेन अर्निंग से लाए, एक्सटर्नल बोरोइंग से लाए, ठीक है। अल्टीमेटली हमने इस तरीके से चूज करना है कि रिस्क है जो और जो कॉस्ट है वो क्या है, दोनों कम पड़े। फिर फॉर्मुलेट फाइनेंशियल पॉलिसी, अब क्रिएट करते हैं पॉलिसीज को, सो दैट फाइनेंशियल डिसीजन गाइड हो, है ना। एंड फिर आता है इम्प्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल प्लान, फाइनली क्या है उस प्लान को पुट इनटू एक्शन कर देते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं फंड्स को, एलोकेट करते हैं उनको। फिर आता है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। सो नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। सो कंटिन्यूसली आप मॉनिटर करते हो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, ये इंश्योर करने के लिए जो फंड्स हैं वो यूज हो रहे हैं एफिशिएंटली, है ना। एंड कंपेयर करते हो इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, एंड करेक्टिव एक्शंस लेते हो अगर रिक्वायर्ड है। सो ये रहा कंक्लूजन, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया है वो ये है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ की टू सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन, डिस्कस। तो बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, पहले आप मीनिंग दोगे, देन अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आप करते हो तो इससे इंश्योर होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है, ठीक है, एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है उन फंड्स का, एंड इससे आप प्रॉफिट को प्लान कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो उसको, एंड लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी इससे क्या मेंटेन रहती है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में ये आपकी हेल्प करता है, फाइनेंशियल रिस्क को मिनिमाइज करता है, एंड ये गाइड करता है आपको डिसीजन मेकिंग में, और शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस भी क्या है ये बढ़ाता है, ठीक है। सो ये रहा इसका क्वेश्चन का कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मॉडर्न अप्रोच है कॉर्पोरेट फाइनेंस की, ये इंप्रूवमेंट है ओवर द ट्रेडिशनल अप्रोच, तो कमेंट करना था आपको। तो देखो जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है ना, इसका मतलब कि कैसे क्या फंड्स को लाया जाए, कैसे उसको इन्वेस्ट किया जाए, एंड कैसे क्या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सो दैट हम अचीव कर ले गोल्स को बिजनेस के। ओवर टाइम जो अप्रोच है कॉर्पोरेट फाइनेंस की वो क्या इवॉल्व हुई है फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि फोकस करती थी प्राइमरली की अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे, एंड जो मॉडर्न अप्रोच है वो फोकस करती है शेयर होल्डर की वेल्थ में एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल में। जो मॉडर्न अप्रोच है ना, ये कंसीडर करते हैं हम इसको इंप्रूवमेंट है ये ट्रेडिशनल अप्रोच की, बिकॉज ये एड्रेस करती है जो लिमिटेशन थी ओल्डर सिस्टम में, एंड ये इनकॉर्पोरेट करती है ज्यादा डिसीजन मेकिंग टूल्स वगैरह को, ठीक है। तो पहला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच देखें एंड मॉडर्न अप्रोच देखें, तो देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पहले था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि शॉर्ट टर्म में क्या प्रॉफिट आपको ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। एंड अगर हम मॉडर्न अप्रोच में देखें तो इसमें हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हैं, रिस्क को देखते हैं, रिटर्न को देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाई मॉडर्न अप्रोच इज बेटर, तो प्रॉफिट अलोन डज नॉट मेजर सक्सेस, है ना, वेल्थ क्रिएशन कितनी है वो इंश्योर करती है कि सस्टेनेबल ग्रोथ है, सेटिस्फाई करती है इन्वेस्टर को। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, वो रिस्क और अनसर्टेनिटी है जो उसको क्या है कहीं ना कहीं फोकस नहीं करती थी, इग्नोर करती थी, और मॉडर्न अप्रोच क्या है इनको फोकस करती है, ठीक है। सो व्हाई मॉडर्न अप्रोच इज बेटर, सो ये इंश्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको जो भी आप मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या है कहीं ना कहीं ये देखो रिस्क कितना है, अनसर्टेनिटी कितनी है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आता है अप्रोच टू लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती थी, लाइक वो ना
फोकस करती थी मेनली प्रॉफिट में, इग्नोर करती थी लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को। वहां पे फिर कंपनी को फेस करना पड़ता था शॉर्टेजेस, है ना। तो मॉडर्न अप्रोच क्या इंश्योर करती है कि एडिक्वेट अवेलेबिलिटी हो फंड्स की जब रिक्वायर्ड है। व्हाई मॉडर्न अप्रोच इज बेटर, तो ये प्रिवेंट करती है फाइनेंशियल क्राइसिस को, ठीक है, एंड ये इंश्योर करती है कि स्मूथ ऑपरेशन हो विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन क्या है, ये अलग अलग होते थे विदाउट कंसीडरिंग देयर इंटर रिलेशनशिप। बट अभी हमने पढ़ा मॉडर्न अप्रोच में हम ये मानते हैं कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। व्हाई मॉडर्न अप्रोच इज बेटर, तो ये प्रमोट करता है होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग को, जिससे रिड्यूस होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल एरिया। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रिलाई करती थी मेनली अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में और सिंपल जजमेंट में, बट मॉडर्न अप्रोच में हम एडवांस टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे कि कैपिटल बजटिंग हो गया जिसमें एनपीवी, आईआरआर और पेबैक मेथड होते हैं हमारे, ठीक है, एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हो गए एंड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हो गए। व्हाई मॉडर्न अप्रोच इज बेटर, तो ये इंश्योर करते हैं कि साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, फोकस करती थी मोस्टली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में, इग्नोर करती थी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को। बट शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये फोकस करती थी मेनली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में, ठीक है, बट जो मॉडर्न अप्रोच है ये स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फोकस, लॉन्ग टर्म में फोकस करती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो प्रमोट करती है सस्टेनेबल ग्रोथ को। कंक्लूजन आप ये पढ़ सकते हैं कि जो मॉडर्न अप्रोच है टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये क्लियरली इंप्रूवमेंट है ओवर ट्रेडिशनल अप्रोच की, बिकॉज ये फोकस करती है शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ानी है, एंड रिस्क और रिटर्न को भी ये क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करती है, इंश्योर करती है कि लिक्विडिटी भी रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहे, एंड ये इंटीग्रेट करती है इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन को, एंड ये यूज करती है मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स को बेटर एनालिसिस के लिए, एंड ये क्या है लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन पे फोकस करती है, ठीक है। जब हम क्या है अडेप्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोचेस को, कंपनीज क्या है बेटर, रैशनल एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल डिसीजन ले सकती है, जिससे ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है। ये थे हमारे 5 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट बनते थे वो सारे हमने कर लिए हैं, तो होप आपको समझ आए होंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स अवेलेबल हैं सब्जेक्ट के, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, तो उस प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना है, जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स बनेंगे तो वो उसमें ऐड होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।